ये उस आदमी की कहानी है जिसने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिन दहाड़े गोली मार दी। वो जिसने इंडिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ को तोड़ के भागा। वो जिसने दावा किया तो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की समाधि वापस ले आया। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी लाइफ बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी और इसके दावे इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो एक्चुअल में है कौन, एक फ्यूजिटिव, एक क्रिमिनल या एक हीरो। ये है शेर सिंह राणा की कहानी और आप देख रहे हैं यशो में विद श्लोक रावत। इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। फूलन देवी, जिनको लोग बैंडिट क्वीन कहते थे, वो चंबल की एक फेमस डकैत थी। उन्होंने 1983 में सरेंडर किया और 11 साल जेल में गुजारे, जिसके बाद उनके ऊपर से सारे केस हटा दिए गए। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और लोकसभा इलेक्शन जीतकर सीधा पार्लियामेंट जा पहुंची। लेकिन उनके पास से एक घटना जुड़ी हुई थी। इल्जाम था कि फूलन देवी ने 22 ठाकुर मर्दों को घेर कर लाइन में खड़ा किया और उन्हें गोली मार दी। ये मैसेकर इतना बड़ा था कि इसने पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। उस टाइम के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह ने इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन 11 साल उन्होंने ग्वालियर और तिहाड़ जेल में काट दिए। फिर आया कहानी में एक पॉलिटिकल ट्विस्ट। 1994 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक कंट्रोवर्शियल फैसला लिया और फूलन देवी के ऊपर से सारे क्रिमिनल केसेस हटा दिए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और फूलन देवी मिर्जापुर से लोकसभा इलेक्शन जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। साल 2001 25 जुलाई, दिल्ली का लुटियन जोन। दोपहर का टाइम था और फूलन देवी अपने पार्लियामेंट सेशन से लंच के लिए वापस लौट रही थी। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके घर के बाहर कुछ लोग उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही फूलन देवी अपनी गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ बढ़ी, शेर सिंह राणा और उनके 2 साथी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। फूलन देवी को मल्टीपल बुलेट्स लगी और वो वहीं गिर गई। इस हमले में उनका बॉडीगार्ड पीएसओ भी जख्मी हो गया। हमले के बाद राणा और उसके दोनों साथी मारुति कार में फरार हो गए और पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गई। पुलिस ने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन चालू की, पर अटैकर्स का कोई पता नहीं। 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के सब शॉक थे। 27 जुलाई को शेर सिंह राणा ने देहरादून पुलिस के सामने सरेंडर किया। मीडिया से बात करते हुए उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसने अपना रीज़न साफ बताया। हाँ, मैंने ही मारा है, बेहमाई का बदला लेने के लिए। इस कन्फेशन के बाद राणा को दिल्ली लाया गया, जहाँ पर उस पर मुकदमा चलना था। फिर उसे वहाँ से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सबको लगा था कि अब जाके इंसाफ होगा, पर राणा की स्टोरी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी शुरू ही नहीं हुआ था। तिहाड़ जेल के अंदर शेर सिंह राणा सिर्फ एक मामूली कैदी नहीं था, वो एक हाई प्रोफाइल अंडर ट्रायल था, जिसे पता था कि उसके जुर्म की सजा या तो उम्र कैद होगी या तो फांसी। जेल में रहते हुए उसने सिस्टम की कमजोरियों को क्लोजली पढ़ लिया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वर्डिक्ट का बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा और वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। इस मास्टर प्लान में उसका साथी बना उसका करीबी दोस्त संदीप ठाकुर। जेल के अंदर से ही संदीप ठाकुर को उसने कांटेक्ट किया और उसको पूरा प्लान समझा दिया। लॉजिस्टिक्स सेट की गई, एक नकली पुलिस यूनिफॉर्म, एक गाड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल असली दिखने वाले कोर्ट डॉक्यूमेंट। प्लान सिंपल था लेकिन उतना ही डिफिकल्ट भी। 17 फरवरी 2004 संदीप ठाकुर पुलिस के यूनिफॉर्म में तिहाड़ जेल के पास पहुंचा। उसने ऑफिशियल्स को फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें लिखा हुआ था राणा की पेशी है हरिद्वार कोर्ट में। पेपर्स इतने कन्विंसिंग थे कि पुलिस ऑफिशियल्स ने भी उन पर कोई शक नहीं किया। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। जेल के गार्ड्स ने खुद शेर सिंह राणा को संदीप के हवाले किया। दोनों आराम से एक कार में बैठकर तिहाड़ से निकल गए। जब तक जेल अथॉरिटीज को एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तब तक राणा उनकी पकड़ से बहुत दूर जा चुका था। अब एक बार फिर इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फिर से आजाद था। तिहाड़ से फरार होने के बाद राणा इंडिया का मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव बन गया। इंडिया की सारी इंटेलिजेंस उसके पीछे लग गई, पर 2 साल तक उसकी कोई खबर नहीं थी। इस दौरान उसने जो किया वो उसके लाइफ का बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल और डिटेल चैप्टर था। उसका प्लान सिर्फ छुपना नहीं था, उसका प्लान इससे कई ज़्यादा बड़ा था, जो वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में प्लान कर चुका था। उसका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मिशन था, अफगानिस्तान से महाराज पृथ्वीराज चौहान की समाधि वापस लाने का। 25 अप्रैल 2006 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसकी कम्युनिकेशन ट्रैक कर रही थी।
उन्हें एक सॉलिड टिप ऑफ मिली कि राणा कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में है और एक सैटेलाइट फ़ोन बेचने की कोशिश कर रहा है। जब वो अरेस्ट किया गया तो उसने कुछ ऐसी स्टोरी बताई जो कि अनबिलीवेबल थी। जब वो अरेस्ट हुआ था उसके पास से पंकज सिंह पुंदिर के नाम का एक पासपोर्ट जब्त हुआ था। राणा का दावा है कि वो वहाँ पर लोकल बैंक अकाउंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके एक कन्विंसिंग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता था ताकि कोई शक ना हो पासपोर्ट बनवाने में। पासपोर्ट मिलने के बाद उसने अपना अगला मूव प्लान किया। वो रोड के जरिए वेस्ट बंगाल से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके ढाका पहुंचा। रीज़न सिंपल था, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर उसके लिए हाई अलर्ट था। एक नेबरिंग कंट्री से निकलना उसके लिए काफ़ी सेफ था। बांग्लादेश पहुंचकर राणा ने एक बहुत क्लेवर मूव चला। उसके दावे के मुताबिक उसने वहां एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इस स्टूडेंट आईडी का फ़ायदा उठाकर उसने अपना वीज़ा एक्सटेंड कराया ताकि वो आराम से अपने अगले स्टेप्स प्लान कर सके बिना लोकल अथॉरिटीज़ के नज़र में आए। जब सब कुछ सेट हो गया उसने ढाका से दुबई के लिए फ़्लाइट ली। दुबई एक इंटरनेशनल ट्रांजिट हब है, इसके वजह से उसके लिए वहाँ से आगे जाना बहुत आसान था। दुबई से उसने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के लिए फ़्लाइट पकड़ी। काबुल पहुंचने के बाद राणा का आखिरी पड़ाव था गजनी शहर। राणा के दावे के मुताबिक जब वो मोहम्मद ऑफ गजनी के मज़र पहुंचा तो उसे पता चला कि वो गलत जगह आ गया है। उसने इस बार थोड़ी पूछताछ की। वहाँ राणा की मुलाकात एक लोकल हिस्टोरियन से हुई। उस हिस्टोरियन ने राणा को बताया कि वो गलत जगह पर है और पृथ्वीराज चौहान की असली समाधि मोहम्मद गौरी के मज़र के पास है, ना कि मोहम्मद ऑफ गजनी के। जब राणा ने उससे समाधि के साथ हो रहे डिसरिस्पेक्ट के बारे में पूछा तो उस लोकल हिस्टोरियन ने कंफर्म भी किया और उसे सही लोकेशन भी दी। जब वो मोहम्मद गौरी के मज़र पर पहुंचा तो मंजर वैसा ही था जैसे उसने पढ़ा और सुना था। एक तरफ एक कॉन्करर की मज़र थी और दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा जिसे पृथ्वीराज चौहान की एक समाधि बताई जाती थी। उसने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से उस सदियों से चलते हुए बेइज्जती को देखा। उसने ऑब्जर्व किया कि लोग कैसे मोहम्मद ऑफ गौरी के मज़र पे एंटर करने से पहले उस चबूतरे पे जाने अनजाने में लात मारते थे। उससे पहले एक अच्छी थी, उससे पहले एक अच्छी थी। अभी ये पक्की मार्बल की जो तारीख में लिखा है नहीं, तारीख पहले यहाँ पे जो है डॉ था, लेकिन इनके इंतकाल के बाद ताजुद्दीन गौरी के इंतकाल के बाद जो उनके गौरी वंशज के लोग थे वो लोग जो यही वो प्रूफ था जिसके लिए वो इतने दूर से अफगानिस्तान आया था। उसी रात वो अंधेरे में वापस लौटा और उसने ये पूरी की पूरी चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड की। उसने उस चबूतरे को खोदना शुरू किया और उसमें मिले मिट्टी और पत्थर को कलेक्ट किया, जिसे वो अवशेष एज इन रिमेन्स कहता था। उसके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थी, ये था उसका देश का सम्मान, जिसे वो एक कपड़े में बांधकर अपने साथ वापस ले जा रहा। अफगानिस्तान से वापसी उसके लाइफ का एक सबसे मिस्टीरियस हिस्सा रहा। राणा का दावा है कि वो समाधि के साथ इंडिया वापस सक्सेसफुली लौट आया, लेकिन वो कब और कैसे लौटा इसकी कोई पब्लिकली डिटेल अवेलेबल नहीं है। 25 अप्रैल 2006 को कोलकाता में अरेस्ट होने के बाद राणा को वापस तिहाड़ जेल लेके गए। जेल में रहकर उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था जेल डायरीज। इस किताब के जरिए उसने अपनी कहानी का वर्जन पब्लिक के सामने रखा। एक लंबा ट्रायल चला और 14 अगस्त 2014 को दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने राणा को सजा सुनाई। राणा को फूलन देवी के मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हुई। इस फैसले के खिलाफ राणा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और 24 अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बेल पर रिहा कर दिया। वो आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है और वो यूट्यूब पॉडकास्ट और यूट्यूब इंटरव्यूज में काफ़ी नजर आते हैं, जहाँ वो अपनी कहानी अक्सर सुनाते हैं। सन 2004 में 17 फरवरी को मैं तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ। उनका कहना है कि वो अवशेष अभी भी उनके परिवार के पास है और उनका मानना है कि वो महाराज पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनाएंगे जहाँ वो अवशेष स्थापित करेंगे। तो आखिर शेर सिंह राणा है कौन? कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो है और कुछ लोगों के लिए वो एक क्रिमिनल। आज अक्टूबर 2025 में शेर सिंह राणा बेल पर बाहर है। उनकी अपील अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकता। और रही बात अफगानिस्तान मिशन की, ये एक फिक्शनल स्टोरी है या सच में रियलिटी, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। कमेंट्स पे नीचे बताइए कि आपका क्या व्यूज़ है इसके बारे में। मैं श्लोक रावत आपको मिलूंगा नेक्स्ट ये शो में के एपिसोड पे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो रियली इंटरेस्टिंग, like, share and subscribe and hit the bell icon.